चलिए, आज का टॉपिक हमारा है इन्फ्लेशन। क्या समझते हैं इन्फ्लेशन से आप? महंगाई तो ठीक है, और कुछ? हम्म। ये इन्फ्लेशन का मतलब होता है अ जनरल कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस। अ जनरल कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। ये है इन्फ्लेशन। ठीक है। अब यहाँ पे जो दो कीवर्ड है, पहला है जनरल। देखिए, अगर किसी स्पेसिफिक कमोडिटी का प्राइस राइज हो गया, मान लीजिए कि सिर्फ इंडिया के अंदर टमाटो ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस राइज हो गया, तो वो इन्फ्लेशन कोज नहीं करेगा। राइट। जनरल का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज, एक स्पेसिफिक कमोडिटी के प्राइस राइज होना, वो उसमें नहीं आएगा। जनरल का मतलब ही है कि इसका जो एम्बिट है थोड़ा वाइडर है, यानी कि कुछ नंबर ऑफ कमोडिटीज का प्राइस राइज होना साइमल्टेनियसली, उसको हम बोलते हैं जनरल। ठीक है। दूसरा है कंसिस्टेंट। देखिए, अगर कल रात तक टमाटरों का भाव 100 रुपए था, ठीक है, या दूसरी वेजिटेबल्स का भाव 100 रुपए था, और वीट का भाव लगा लीजिए 100 रुपए था, और अगली दिन सुबह वो आप उठे और इसका जो प्राइस है वो आपको 200 मिल गया, इसका प्राइस आपको 200 मिल गया, ये प्राइस शॉक होगा, ये इन्फ्लेशन नहीं होगी। ठीक है। इन्फ्लेशन होती है जनरल और कंसिस्टेंट, यानी कि वेजिटेबल्स का भाव 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, ये क्या हो रहा है? ये कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर ये कंसिस्टेंसी है और जनरल कमोडिटीज में है, तो हम उसको क्या बोल लेंगे? इन्फ्लेशन बोल लेंगे। ठीक है। एक कमोडिटी का अगर प्राइस राइज हो गया, उससे इन्फ्लेशन नहीं बनती। प्राइस अगर साइमल्टेनियसली जनरल नंबर ऑफ कमोडिटीज का हो रहा है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये जनरल कमोडिटीज कौन सी होंगी, कौन सी नहीं होंगी, ये कैसे डिसाइड करें? देखो, इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब वही नॉर्मेटिव एक्सपर्ट्स एक नॉर्मेटिव बास्केट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। नॉर्मेटिव बास्केट का मतलब क्या है? नॉर्मेटिव बास्केट का मतलब है कि एक ऐसी बास्केट जिसमें कुछ नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं जो अपने ओपिनियन में हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं। राइट। डेली तो मतलब रेगुलरली, उनको हम रेकरिंगली वो क्या कर रहे हैं, हम उनकी कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर इन बास्केट्स के प्राइस लेवल में कोई चेंज आता है, वो इन्फ्लेशन में काउंट होगा। इस नॉर्मेटिव बास्केट में कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स हम जोड़ते रखते हैं। राइट। उन्हीं कैटेगरी ऑफ गुड्स के हम प्राइसेस को मॉनिटर करते हैं। राइट। अगर उन्हीं कैटेगरी ऑफ गुड्स के प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, अगर कंसिस्टेंस राइज आ रहा है, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन में आप हर हर एक चीज की प्राइस को ट्रैक नहीं करते हैं कि भाई हर चीज के प्राइस को आप ट्रैक कर रहे हो। राइट। सो चीजें जैसे फूड एंड बेवरेजेस है, अब इंसान फूड तो खाएगा, बेवरेजेस कंज्यूम करेगा। राइट। एजुकेशन है, इंसान पढ़ेगा तो हर इंसान पढ़ेगा। ठीक है। जैसे क्लोथ्स है, क्लोथ हर किसी की नीड है, क्लोथ एंड फुटवेयर। हाउसिंग है, हाउसिंग हर किसी की नीड है। ऐसे ही पैन, टबैको, इंटॉक्सिकेंट्स है, ये भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। तो इन सब चीजों को, जिनको मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कंज्यूम कर रही है, उसको आप इन्फ्लेशन के अंदर काउंट करोगे। लेट्स टेक किसी बहुत बड़े लग्जरी ब्रांड की कार का प्राइस बढ़ गया रातों रात, वो इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो जो गुड है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के थ्रू कंज्यूम नहीं किया जा रहा, तो उसको इन्फ्लेशन में हम काउंट नहीं करेंगे। यहां तो कोई दिक्कत? सिमर? नहीं नहीं, तुमसे तो मैंने पूछ लिया, दोनों से। भैया हाँ, बधाई दे रहा था मैं उसको। क्या सेंटर है? 37? तेरा तो पास ही है।
बढ़िया, चलो भाई। अब इन्फ्लेशन होती क्यों है? हम्म हम्म ठीक है, इन्फ्लेशन के दो कारण हैं। अगर डिमांड घट जाए, ठीक है, और सप्लाई बढ़ जाए, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, है ना, इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए या फिर प्राइस रिड्यूस हो जाए, तो फिर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? प्राइस बढ़ गया, तो यहां पे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। यही दो सिचुएशंस पॉसिबल है इकोनॉमी के अंदर। इफ सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, then price level will be reduced. If demand exceeds supply, then price level would be increased. In this situation, inflation would reduce. In this situation, inflation would increase. यहां तक समझ में आया? अब दोनों तरफ के कुछ फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड साइड फैक्टर्स हैं, राइट, जो कोज करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और कुछ फैक्टर्स हैं जो सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं जो कोज करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, दो अलग अलग तरह की इन्फ्लेशन होती है। पहली होती है जो डिमांड की तरफ, डिमांड फैक्टर्स की वजह से होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, डिमांड पुल। यहां इसको एक सेकंड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरी कौन सी है? कॉस्ट पुश। कॉस्ट को पुश कौन सी साइड करेगी? सप्लाई साइड। यानी कि वो फैक्टर्स जो कंज्यूमर की वजह से इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर सकते हैं वो आएंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, और वो फैक्टर्स जो प्रोड्यूसर की वजह से इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर सकते हैं वो आएंगे कॉस्ट पुश में। अब कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड की तरफ से जो है इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर तो है कि अगर इनकम में इंक्रीज हो जाए। अगर इनकम में इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई बोल देते हैं, ठीक है, तो अगर इनकम में इंक्रीज होगा तो कैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी? हाँ, तो डिमांड क्या कर जाएगी? एक्सीड कर जाएगी सप्लाई को, तो इसकी वजह से प्राइसेस क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसमें इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज कैसे? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। कल की क्लास लगा ली यूट्यूब पे, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट जब पैसा खर्चेगी तो एक्सपेंडिचर करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, राइट। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है। यहां तक समझ में आया? और दूसरा है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अगर मनी इजीली अवेलेबल है, अगर मनी इजीली अवेलेबल है तो भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या है मनी इजीली अवेलेबल होने का? अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? हाँ, हाँ, तो इसका मतलब क्रेडिट जो है वो आपको इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम केवल बोलेंगे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अगर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है तो भी डिमांड ज्यादा हो जाएगी और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है। यहां तक समझ में आया? और एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर है कि अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, if population increases then also it can cause demand pull inflation। यहां तक समझ में आया? अब कॉस्ट पुश में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर सप्लाई साइड की क्या हो सकता है? प्रोडक्शन इंक्रीज। तो प्रोडक्शन डिक्रीज की होगी, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स,
अगर रॉ मटेरियल ही कम है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है। युद्ध छिड़ गया चाइना और ताइवान के बीच में, युद्ध छिड़ गया, सेमीकंडक्टर्स बनना बंद हो गए, सेमीकंडक्टर बनना बंद हो गए तो हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है इलेक्ट्रॉनिक में। अगर सेमीकंडक्टर बनना बंद हो गए, मिलना बंद हो गए तो हर चीज का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कम हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हो गई। जो फैक्टर प्रोडक्शन को डिले करेगा वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में काउंट होगा, राइट। दूसरा फैक्टर इसके अलावा है इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्रीज आएगा, उससे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है। अगर कैपिटल महंगी हो गई, कैपिटल महंगी मतलब लोन मिलना महंगा हो गया, राइट, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अगर वेजेस महंगी होगी उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, राइट। अगर लैंड पे रेंट महंगा हो गया उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। समझ में आया यहां तक? तो इन फैक्टर्स की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है। अगर अब मुझे बताओ, अगर स्किल्ड लेबर की कमी होगी किसी कंट्री में तो उससे इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। पुअरली स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी की वजह से होगा क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमत बढ़ जाएगी। लेबर चीप होने की वजह से उसको यूज करा जाएगा। अगर लेबर ही पुअर है फिर चीप होने का फायदा ही नहीं है। अगर आपको प्रोडक्शन ही ऐसी करवानी है कि उसमें स्किल्ड लेबर चाहिए तो आप क्या करोगे, आप कैपिटल ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाओगे। जब आप कैपिटल ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगाओगे तो कैपिटल तो लिमिटेड है हर कंट्री के अंदर, मनी तो लिमिटेड है हर कंट्री के अंदर, तो सभी जब कैपिटल के पीछे पीछे भागेंगे तो भाई कैपिटल के प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होने लगेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन दोबारा इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, बढ़ाती है इन्फ्लेशन को। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्योंकि पुअर स्किल्ड लेबर की वजह से आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काम नहीं कर रहा ढंग से। अगर एक काम नहीं कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी का प्राइस किसी और को पे करना पड़ेगा। जब लेबर की एफिशिएंसी कम हो जाती है तो अब क्या होगा, अब कैपिटल की एफिशिएंसी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर को कोई तो कंपेंसेट करेगा। लेबर को कंपेंसेट कैपिटल कर सकता है। ठीक है, दो तरीके की इंडस्ट्री पढ़ते हैं हम, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। अगर लेबर वीक है तो उसको कैपिटल करेगा। अगर कैपिटल की कंजम्पशन ज्यादा होगी तो भाई इंटरेस्ट, अब सब अगर लोन लेने पहुंच गए बैंक में तो लोन महंगा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, हो सकता है। डन। ठीक है, तो दो तरीके की इन्फ्लेशन हो सकती है, कोजेज हो सकते हैं इन्फ्लेशन के। एक हो सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हो सकता है आपको वो डिमांड और कॉस्ट ना लिखे, वो आपको सीधा पूछ ले पुल इन्फ्लेशन और पुश इन्फ्लेशन। तो ध्यान रखना है कि पुल इन्फ्लेशन की अगर बात हो रही है तो वो कंज्यूमर की साइड से हो रही है, अगर पुश इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो वो प्रोड्यूसर की साइड से हो रही है, यानी कि सप्लाई साइड से हो रही है। यहां तो कोई डाउट? चलें आगे। अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाएगा? देखिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने का वही तरीका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नॉर्मेटिव बास्केट डिसाइड कर लेंगे। ये पहले डिसाइड तो कर लो कि किस कॉमोडिटी का प्राइस जो है आपको नोट करना है और किस कॉमोडिटी का प्राइस आपको नोट नहीं करना है। जैसे कि इंडिया में इन्फ्लेशन कैसे मेजर होती है? सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के गुड है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज में गुड्स को डिवाइड कर रखा है। अब बास्केट जो है, नॉर्मेटिव बास्केट, इसमें वेट करते हैं हम कैटेगरी को। वेट मतलब कि उसको कितनी जो है वेट दिया जाएगा, उसकी कितनी तवज्जो होगी, राइट। तो फूड एंड बेवरेजेस जो हैं वो ही अकेले 46 अराउंड 46% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पूरी नॉर्मेटिव बास्केट, पूरी हमारी सीपीआई की बास्केट का, राइट। उसके बाद कुछ मिसलेनियस हैं जो 28% करते हैं, जिसमें एजुकेशन वगैरह और ये सब चीजें आती हैं, वो 28% के आसपास आती हैं। ठीक है, क्लोथिंग एंड फुटवियर है, ये 6% के आसपास आएगा। ये आपको नहीं पूछेगा वो एग्जैक्ट,
ठीक है, बट आपको ये पता हो कि फूड एंड बास्केट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर क्या है, फूड एंड बास्केट है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं करनी। हाउसिंग भी अराउंड 6% ही है, जो हाउसिंग है वो भी अराउंड 6% ही है, ठीक है। और सबसे कम जो है वो है अपना ये पैन कर रहा हूं मैं, पान, टोबैको, ठीक है, या फिर कोई भी इंटॉक्सिकेंट, उसको 2% की तवज्जो दी गई है। ये डिफरेंट वेटेज है, ये डिसाइड करनी पड़ती है हमें कि हम किस किस गुड को अपनी बास्केट में कितनी वेटेज देंगे। व्हाट इट मींस कि अगर फूड या कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन को हिट करेगा, राइट। अगर फूड प्राइसेस में 2% का भी इंक्रीज आता है वो सीपीआई को बहुत जल्दी इंक्रीज कर देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर क्लोथिंग बहुत महंगी हो जाए वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी अगर फूड सस्ता हो जाए। अगर क्लोथिंग में 100% इंक्रीज आ जाए, राइट, और इधर से फूड एंड बास्केट में 10% भी डिक्रीज आ जाए, वो इसके 100% को टैकल कर लेगा, क्योंकि भाई इसकी वेटेज ही कितनी है, 46% है, इसकी वेटेज ही कितनी है, 6% है। दैट्स वाई अब क्या कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो इस पूरी बास्केट को रिवाइज करने की बात कर रही है कि जो वेटेज है ना, वेटेज को रिवाइज करा जाए। क्योंकि आपका जो सबसे रीसेंट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, हाँ, वो क्या दिखाता है आपको, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, वो आपको ये दिखा रहा है कि भाई हमारी कंट्री के अंदर जो टोटल इनकम है लोगों के पास, जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है, वो अपनी डीआई में से रिलेटिवली कम हिस्सा फूड एंड बेवरेजेस पे खर्च कर रहे हैं, राइट। तो जब इनकम में से, डिस्पोजेबल इनकम में से कम हिस्सा फूड एंड बेवरेजेस पे खर्च हो रहा है और ज्यादा किसी और चीजों पे हो रहा है, फिर इनके प्राइजेस से इंक्रीज होने की वजह से सीपीआई को क्यों इंक्रीज करना, इनके भी वेटेज को अब क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। यहां तक समझ में आया, इसमें कोई डाउट? हाँ, क्या आएगा, मिसलेनियस वगैरह में आ जाएगा वो, नहीं नहीं नहीं, चलिए गुड। अब हमारे पास जो मेजर इंडाइसेस है वो कौन कौन से हैं? अच्छा, नॉर्मेटिव बास्केट डिसाइड कर ली। अब दूसरा स्टेप है कि हमें ईयर भी डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, इन्फ्लेशन क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आप एक जनरल कंसिस्टेंट ट्रेंड को आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो आप कैसे मेजर करते हैं कि आप देखते हैं कि अगर मैं आपको पूछूं कि इन्फ्लेशन क्या है, तो आप मुझे इन्फ्लेशन बताएंगे कैसे? आप मुझे जिस टाइम पे इन्फ्लेशन क्वेश्चन हो रहा है कि आज क्या तारीख है, आज मान लो 2025 नवंबर की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं नवंबर 2025 में इन्फ्लेशन का रेट क्या है, आप मुझे कैसे कंपेयर करके बताएंगे? यू विल कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स नवंबर। आप 2024 की नवंबर से मुझसे बात करेंगे, राइट। जो हम बोलते हैं ना इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, वो हम कैसे बोलते हैं? हम उसको मेजर करते हैं कि भाई अगर नवंबर 2025 की इन्फ्लेशन पूछी है तो वो हम कंपेयर करते हैं 2024 की नवंबर से। ये जनरल पैटर्न है, ठीक है, कि इन्फ्लेशन को कि मान लो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन होती है कि अगर मान लो टोमेटो का प्राइस यहाँ पे 100 था और वो यहाँ पे क्या हो गया, 110 हो गया। ये है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन, कि भाई पिछले साल इन्फ्लेशन इस प्राइसेस इतने थे, इस साल प्राइसेस इतने हो गए, तो 10% की इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली। बट सीपीआई में इन्फ्लेशन ऐसे काउंट नहीं होती है। सीपीआई में इन्फ्लेशन कैसे काउंट होती है? बेस ईयर के प्राइसेस पे। आप पिछले साल के प्राइस पे फिक्स नहीं करते हैं रेट को, आप एक बेस ईयर मार्क कर लेते हैं, राइट। जैसे हमने कौन सा बेस ईयर मार्क कर रखा है? 12। ध्यान रखना है, ये कैलेंडर बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे वैसे तो फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलेगा आपको, पर यहाँ पे कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर है। 2012 का बेस ईयर हमने जो है रख रखा है, ठीक है, 2012 का। और ये चेंज हो जाएगा बहुत जल्द, आने वाले अगले साल या उससे अगले साल मोस्ट पॉसिबली। अभी न्यूज में था ये, तो इसको 2026 कर देंगे, 24। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये पीआईबी ने अपनी उसमें कहा है कि एमओएसपीआई जो है वो इसको 2012 से 2024 करने की तैयारी में है। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि बेस ईयर जो जीडीपी वाला है उसको कितने से कितना करने की तैयारी में है, 2011 से 12 वाले को 22 से
23 करेंगे, राइट, फरवरी से हो जाएगा, मोस्ट पॉसिबली शायद ये भी उसी टाइम पे हो जाए। तो ये है, और ऊपर रखेंगे हम क्या, करंट ईयर। ठीक है, दोनों प्राइजेस को मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट दी सीपीआई वैल्यू। आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये सीपीआई का फॉर्मूला है, करंट ईयर के प्राइजेस और उसी कॉमोडिटी के बेस ईयर के प्राइसेस। यहाँ पे कॉमोडिटी की बात, अगर हम कॉमोडिटी की इन्फ्लेशन को मैच कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा, बट जनरली हम बास्केट ऑफ गुड्स की देखते हैं प्राइस, है ना, कि बास्केट ऑफ गुड्स आपने बनाई, उस बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस पिछले साल मान लो इस पूरे एक्यूमुलेटिव इस बास्केट का प्राइस मान लो 100 रुपए था, ठीक है, और बेस ईयर के हिसाब से इसका प्राइस मान लो 90 रुपए था, तो वो आपको बताएगा कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ। डन, चलें आगे। तो हमारे पास कितने टोटल सीपीआईज हैं, कौन कौन से? अरे सीपीआई पूछ रहा हूँ सिर्फ मैं, डब्ल्यूपीआई तो मैं पूछा ही नहीं। देखो एक तो है सीपीआई रूरल, एक है सीपीआई अर्बन, और एक है सीपीआई जो हमारा हेडलाइन है वो है सीपीआई कंबाइंड। जो आप बोल रहे हैं वो भी सीपीआईज हैं, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स और सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर्स। देखो ये जो सीपीआई मैंने ऊपर लिखे, ठीक है, ये जो सीपीआई मैंने ऊपर लिखे हैं इन्हें कौन निकालता है? हाँ ठीक है, इन्हें निकालेगा एनएसएसओ, ठीक है, डन, यानी कि एमओएसपीआई के अंडर आएंगे। और जो आप बता रहे हैं कि जो सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है और एक सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर है, इसको कौन निकालेगा? इसको निकालेगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर ब्यूरो निकालता है स्पेसिफिकली। डन, ये फर्क है दोनों में। अब आपको कंबाइंड यूज करते हैं, हाँ, डन। और डब्ल्यूपीआई कौन निकालता है अगर पूछ लिया उसने भाई ने? डब्ल्यूपीआई कौन निकालता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यही क्वेश्चन आएगा और तो कुछ नहीं आएगा ऐसा आज खास। यही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पक्की बात है, मॉस्पी मॉस्पी नहीं निकालती, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है। उसमें भी कौन निकालता है स्पेसिफिकली? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मॉस्पी के अंदर, डीपीआईआईटी के अंदर टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स को निकालते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है? ठीक है, कि इसमें कंज्यूम मार्केट के प्राइसेस को ट्रैक किया जाता है, इसमें सिर्फ उन गुड्स के प्राइस को ट्रैक किया जाता है जो होलसेल मार्केट में बिकते हैं। और कुछ? एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर सर्विसेज नहीं होती, ठीक है, इसमें जो है सर्विसेज नहीं होती है। डन, सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस, हाँ सीपीआई में दोनों, एजुकेशन इज ए सर्विस। अच्छा, अब होलसेल प्राइस में और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस हुआ? देखो दोनों में डिफरेंस, तो हमने नहीं तो हमें पता ही है। देखो होलसेल मार्केट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा इफेक्ट नहीं दिखता, ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब्सिडी का
नहीं पड़ेगा, मार्केट प्राइस में हर चीज का फर्क पड़ेगा। मार्केट प्राइस में गुड आ गया है फाइनली, तो सब्सिडीज रिड्यूस हो जाएगी ना प्राइस को, कल हमने पढ़ा था। सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन लेवल तक है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। यहां तक समझ में आया? ये चीजें ध्यान रखनी है कि बेस ईयर कौन सा है और वेटेज कितनी है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इन्फ्लेशन में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर वो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा जो डिमांड कोस्ट उसमें से। इन्फ्लेशन रिलेटिवली बहुत सिंपल है। नहीं, वो नहीं करती इंडिया। चाहते हैं, हाँ चाहते तो हैं पर अब वो करते नहीं है, ठीक है। वो भी चाहते हैं सच, वो नहीं होता। देखो चाहते हैं तो हम कर लेंगे, वो भी किताबों में लिखा होता है, कभी लिखा होता है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उसको यूज करना चाहिए, बट हम यही यूज करते हैं, आईआईपी, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। और जो हेडलाइन जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में इन्फ्लेशन जो हम बोलते हैं वो क्या है, वो सीपीआई है, सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? डन। अब कुछ टर्म्स हैं जो इन्फ्लेशन में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक टर्म है स्क्यूफ्लेशन। इसका मतलब क्या है? एक ही बस। हाँ यही है, जो आपकी बास्केट ऑफ गुड्स है, जो आपकी बास्केट ऑफ क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज है, इनमें से कुछ स्पेसिफिक, जो निम्रत कह रही है, कुछ स्पेसिफिक कॉमोडिटीज के प्राइसेस जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से स्क्यू इन्फ्लेशन होगी। स्क्यूड मतलब कि एक तरफ से खराब हुआ या एक तरफ से स्ट्रक्चर पिचका हुआ, ठीक है। तो स्क्यू इन्फ्लेशन मतलब जब आपकी बास्केट ऑफ गुड्स में, जिसमें नंबर ऑफ गुड्स हैं, उसमें से क्या हो रहा है, एक सेक्टर या कुछ सेक्टर्स की स्पेसिफिकली प्राइस लेवल में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यूफ्लेशन। समझ में आया? हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? हाँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है जो गवर्नमेंट यूज करती है अपने डाटा में, ठीक है। हाँ होता है, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब होता है, ठीक है। वो पहुंचेंगे अभी यहाँ हेडलाइन में। तो कोर क्या होती है, चलो कोर ही बता दो अब। कोर में सर नहीं होता, फ्यूल फूड भी नहीं होता, क्यों नहीं होता? वॉलेटाइल आइटम्स है, इनका बहुत चेंज आता है। हाँ, तो कोर इन्फ्लेशन क्या है, जिसमें जो गुड्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल इन नेचर है, जिसके प्राइसेस को आपकी पॉलिसीज मेंटेन नहीं कर सकती। सरकार जो मर्जी कर ले, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ना तो बढ़ेगा, अगर फूड का प्राइस बढ़ना तो बढ़ेगा, दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसीलिए कोर इन्फ्लेशन में क्या नहीं होता, माइनस फूड एंड फ्यूल। भाई, if you can't control these commodities, then why you are counting for them in your inflation? ठीक है, अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो इनको रखना क्यों है बास्केट में? तो कुछ देशों में नहीं होता, कुछ देशों में, अमेरिका में इन्फ्लेशन में कॉर इन्फ्लेशन यूज होती है, ठीक है। हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को यूज करते हैं, बाय बिकॉज वी थिंक कि ये कॉमोडिटीज हमारे सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारे रोजमर्रा के खर्चे में आ रही हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनका प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कॉर इन्फ्लेशन में से आप वोलेटाइल एलिमेंट्स को घटा देते हैं, जो जनरली क्या होता है, फूड एंड फ्यूल होता है। आपके पास क्या आ जाती है, कोर इन्फ्लेशन आ जाती है। डन। until there is buy at मार्केट प्राइस। सर स्क्यू इन्फ्लेशन में ओनली सेक्टर के प्रोडक्ट्स के, ओनली सेक्टर के प्रोडक्ट्स को भी कंसीडर करते हैं। ओनली सेक्टर मतलब ओनली सेक्टर कौन सा होता है सिमरन? मैं ओनली टर्म समझा नहीं। आ जाएगा अगर बास्केट ऑफ गुड्स में है तो, ठीक है। ऐसा वो नहीं होता, स्क्यू इन्फ्लेशन एक फिनोमेना है सिर्फ,
अगर मान लो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मान लो इतने आपको पता होना चाहिए जितना मुझे पता है कि भाई सेक्टर्स, अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का, हम सेक्टर नहीं बोल रहे, अगर किसी एक पर्टिकुलर गुड का जो हमारे बास्केट ऑफ गुड्स में है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बाकी सबका प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन उसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारी बास्केट ऑफ गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो इन्फ्लेशन हुई है ना, वो कौन सी इन्फ्लेशन हुई है? स्क्यू इन्फ्लेशन हुई है। बस यही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन में ये चीज इस डेफिनेशन के अंदर फिट कर रही है तो बस है वेल एंड गुड, ठीक है, डन। नहीं मतलब ओनली सेक्टर्स या फिर प्रोडक्ट्स के भी, प्रोडक्ट भी अल्टीमेटली प्रोडक्ट, क्योंकि बास्केट ऑफ गुड में प्रोडक्ट है, बास्केट ऑफ गुड में सेक्टर नहीं है। सेक्टर क्या है कि अब मान लो ऑनियन सेक्टर, कि भी उस सेक्टर की वजह से उस प्रोडक्ट की सप्लाई में रिडक्शन आ गया, ठीक है, उस सेंस में सेक्टर बोल रहे हैं। अदरवाइज प्राइस तो एक प्रोडक्ट का ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। डन सिमर। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये तो ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में भी थी। जरूरी नहीं है, देखिए हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन आपकी नॉर्मल कैपेसिटी से बाहर चली जाए, बियॉन्ड योर रीजनेबल नॉर्मल कैपेसिटी से अगर इन्फ्लेशन बाहर चली गई तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन बोल देते हैं। जनरली हाइपर इन्फ्लेशन को 3 डिजिट्स में मेजर किया जाता है, राइट, कि भाई 100 या 100 से ऊपर, बट ये कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी कि 100 से ऊपर जैसे ही 100 हुई तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होगी, जैसे ही वो बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी को ब्रीच कर जाएगी वो हाइपर इन्फ्लेशन बन जाएगी। नाउ यू कांट कंट्रोल इन्फ्लेशन वाया योर मॉनेटरी पॉलिसीज। जब आप इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन बोल देते हैं, बिकॉज नाउ दैट इज बियॉन्ड आवर नॉर्मल कैपेसिटी। समझ में आया? तो इसकी कोई क्वांटिटेटिव टर्म है नहीं कि इसको भाई 100% से ऊपर हो जाना या 200% से या 300% से, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी बियॉन्ड नॉर्मल कैपेसिटी अगर कोई इन्फ्लेशन है तो उसको हम क्या बोल देंगे? हाइपर इन्फ्लेशन बोल देंगे, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इसको क्वांटिफाई किसी ने नहीं किया अभी तक। हाँ हाँ पूछो। हाँ हो सकती है, हाँ हो सकता है। हाँ तो डिमांड, हाइपर इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन हमें समझ में आ गया। इन्फ्लेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। जो आप बोल रहे हो कि करेंसी बहुत ज्यादा प्रिंट कर दी, करेंसी प्रिंट करने से क्या होगा? परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी क्या होगी? इजी होगी। वो हमने कब पढ़ी थी ऊपर, कहाँ पे पढ़ी थी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जब वो इन्फ्लेशन एक रीजनेबल नॉर्मल कैपेसिटी को ब्रीच कर जाएगी, उस इन्फ्लेशन को हम हाइपर इन्फ्लेशन बोल देंगे कि अब हम मनी पॉलिसीज से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मॉनेटरी पॉलिसीज से। डन, ठीक है तो इन्फ्लेशन ही, हाइपर इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन ही है, स्क्यूफ्लेशन भी इन्फ्लेशन ही है, ठीक है। बस इन्फ्लेशन का कारण क्या है या टाइप सा क्या है, ठीक है, ये टर्म्स हैं एज सच। डन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होती है? स्ट्रक्चर बदल गया, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होगी बताना मेरे को एक बार, समझाना जरा है। अच्छा कोई नहीं, दोबारा लाओ जोर। हम्म, अच्छा इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गई? नहीं ठीक है समझाओ। देखो स्ट्रक्चरल, अब इसको थोड़ा सा टर्म देनी पड़ेगी ना, ले तो आप जाओगे वहां तक। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जिसको हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आंसर नहीं कर सकते। इसको एड्रेस करने के लिए
हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि इस इन्फ्लेशन का रीजन जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे कि भाई आपके यहां पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर है। पुअर इंफ्रा होने की वजह से सप्लाई जो है कम है, सप्लाई कम होने की वजह से आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गई, राइट। अगर उसको एड्रेस करना है तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ मंत्र पढ़ दिया, कोई पॉलिसी लिया है तो वो ठीक हो गया। उसको एड्रेस करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जाके क्या होगी, वो इन्फ्लेशन एड्रेस होगी, राइट। मान लो कि अवेलेबिलिटी ऑफ हाँ बिल्कुल हो सकता है कॉस्ट पुश, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि किसी कंट्री के अंदर वीट खाते हैं लोग बट अवेलेबिलिटी नहीं है वीट की, तो डिमांड तो है, सप्लाई एग्जिस्ट नहीं करती। अब वीट को उसकी अवेलेबिलिटी ना होने का कारण शायद क्या है, सोइल की मिसमैनेजमेंट। उसको अगर एड्रेस करना है तो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आएंगी, ग्रीन रेवोल्यूशन आएगी, 3-4 साल लगेंगे, तब जाके वो इन्फ्लेशन को एड्रेस कर पाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होती है, वो इन्फ्लेशन जिसका कोई शॉर्ट या मीडियम टर्म सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ऐसी एक टर्म है इन्फ्लेशन से अलग, उसका नाम है डीफ्लेशन। डीफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट, मतलब कि प्राइस का रिड्यूस होना। प्राइस रिड्यूस हो गया कि इन्फ्लेशन थी, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अब प्राइस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम डिफ्लेशन बोल देंगे। पक्का? अच्छा, तो जो इन्फ्लेशन है उसमें प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, प्राइस लेवल इन्फ्लेशन में डिक्रीज हो रहा है, डिसइन्फ्लेशन में थोड़ा कट रही है। हाँ, डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, तो और डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ प्राइस लेवल्स। चल ठीक है भाई, बोला था इसने नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ व्हाट, ऑफ प्राइस लेवल्स। अगर एक चीज 10 रुपए की थी बेस ईयर में, आज उस चीज का प्राइस लेवल जो है वो 8 हो गया, ये क्या है, ये डीफ्लेशन है, डीफ्लेशनरी इफेक्ट है ये। क्या डीफ्लेशन अच्छी होती है या बुरी होती है? बहुत बुरी क्यों है? अरे बोला है, पता होना चाहिए भाई, बुरी क्यों है? आपने बोल दिया वहां इंटरव्यू में उसको बुरी है, पूछेगा तो आपको भी क्यों, बताओ। अपनी माता को अगर आप पूछो जाके, अपने पिता को अगर आप पूछो जाके, भाई सामान सस्ता हो गया, तो फिर वो क्या कहेंगे, भाई अच्छी बात है, सामान सस्ता हो गया। अगर आज हम घर में जाके बोल दें कि टमाटर के रेट जो है वो डिक्रीज हो गए, फिर क्या कहेंगे हमें घर वाले, होर ले आ दो, 10-15 होर ले आओ, है ना। फिर बात सी बनी नहीं। नहीं निम्रता ने पूरे जोर लगा के बोल रहा था कि बहुत बुरा होगा। क्यों होगा बहुत बुरा? अच्छा, एक टर्म पढ़ी है आपने, डिफ्लेशनरी स्पाइरल? नहीं पढ़ी, चलो कोई नहीं। डिफ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब अब पता लगेगा आपको डिफ्लेशन बुरी क्यों होती है। देखो, जब हमने कहा ना कि एक सामान का प्राइस 10 रुपए था, अब उस सामान का प्राइस 8 हो गया है ना। अब हुआ क्या है कि किसी गुड का प्राइस डिक्रीज हो गया। जब किसी गुड का प्राइस डिक्रीज होता है ना, तो दोनों तरफ फर्क पड़ता है, प्रोड्यूसर की तरफ भी और कंज्यूमर की तरफ भी। प्रोड्यूसर की तरफ क्या फर्क पड़ेगा, प्रोड्यूसर के लिए प्राइस रिड्यूस होना का मतलब है
हाँ, कि सप्लाई को रोक देना। तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई को रिड्यूस कर देगा और अपनी इन्वेंट्री को खाली करेगा। जब सप्लाई रिड्यूस कर रहे हैं तो मतलब प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोडक्शन कम हो रही है तो फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कम एंगेज हो रहे हैं। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम एंगेज होंगे तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सर्विसेज के बदले में पेमेंट्स मिल रही हैं वो भी कम मिलेंगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली किसकी जेब पे फर्क पड़ेगा, कंज्यूमर की जेब पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कंज्यूमर की साइड से, कंज्यूमर की साइड से उसको लग रहा है कि भाई एक चीज 10 की थी वो 9 की हुई, फिर वो 8 की हुई, अब वो स्केप्टिकल हो गया। नाउ ही इज नॉट बाइंग अ थिंग, ही इज वेटिंग के और रिड्यूस हो जाए, 8 से 7 हो जाए, 7 से 6 हो जाए। इसकी वजह से सामान फिर नहीं बिक रहा है, प्रोड्यूसर फिर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो फिर इन्वेंट्री को जो है खाली करने की कोशिश कर रहा है, और यहां पे ये भाई बाय नहीं कर रहा। अब इससे होगा क्या, लोग प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। लोग प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो पैसे ही नहीं है लोगों के पास लेने के लिए। कल हमने वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, है ना। तो इधर से एक्सपेंडिचर इसी शर्त पे हो रहा है अगर उधर से फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट्स मिल रही हैं, है ना। हमने ऐसे पढ़ा था ना वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मेथड में। अगर आप आज जाके ध्यान से देखें कि पहला एरो जो था वो था फैक्टर सर्विसेज का, दूसरा एरो जो था वो था फैक्टर पेमेंट्स का। ठीक है, ऊपर फिर जो अगला एरो था वो था एक्सपेंडिचर का, और फिर अगला फैक्टर था गुड एंड सर्विसेज का। डन। तो अगर प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, लोगों के पास काम ही नहीं होगा, रेंट, लेबर की वेजेस, प्रॉफिट कुछ होगा ही नहीं, तो इनके पास पैसा कहां से आएगा खर्चने के लिए। इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। तो फिर क्या इन्फ्लेशन अच्छी है इकोनॉमी के लिए? देखिए, फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम एक कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अच्छी नहीं है। आप अभी सिर्फ एक कंज्यूमर है। अभी आप ये मत इमेजिन कीजिए कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो आगे क्या होगा, वहां मत जाइए। अभी आप सिर्फ ये इमेजिन कीजिए कि आप एक सिर्फ भोले भाले से कंज्यूमर है। कंज्यूमर की इन्फ्लेशन अच्छी नहीं है, क्यों? कारण क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को इन्फ्लेशन बैडली इफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन उसकी परचेजिंग पावर को क्या करती है, रिड्यूस करती है, रिड्यूस कर देती है। तो उसको नहीं पसंद इन्फ्लेशन। क्या प्रोड्यूसर को इन्फ्लेशन पसंद है? ठीक है, तो उसको इन्फ्लेशन पसंद नहीं है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्फ्लेशन ये बोलेंगे। देखिए, प्रोड्यूसर को इन्फ्लेशन पसंद है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि उसकी कमोडिटी पे उसकी प्राइसिंग पावर क्या है, कि वो प्राइस को डिसाइड रखने की कैपेसिटी रखता है या नहीं रखता। अगर प्रोड्यूसर प्राइस की डिसाइड करने की कैपेसिटी रखता है तो उसकी प्राइसिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। अगर वो डिसाइड करने की कैपेसिटी कम रखता है तो उसकी प्राइसिंग पावर कम हो जाएगी। अगर प्राइस, अब देखो जनरली फ्री इकोनॉमीज में क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमीज में प्रोड्यूसर की प्राइसिंग पावर कम होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर। अगर प्रोड्यूसर की प्राइसिंग पावर कम है तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगी, प्राइस को बढ़ाएगी। प्रोड्यूसर भाई क्या करेगा, प्रोड्यूसर उस प्राइस को पास कर देगा किस पे, कंज्यूमर पे। भाई अगर सामान के हम देखते हैं ना, हम जब रोटी खाने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया पहले तो 60 की थाली थी अब आप 100 की दे रहे हो। तो भैया क्या बोलता है, कैसे मैडम प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए, सोने के भाव बिक रहे हैं, आप कह रहे हो 60 में दो थाली, है ना। तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो जो कॉस्ट है जिसमें इन्फ्लेशन आ गई, जिसने कॉस्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, वो पास कर रहा है किस पे, कंज्यूमर पे। राइट, जब वो कंज्यूमर पे इस बर्डन को पास करेगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या करना है, सबको शुरू कर देगा, कम बाय करना शुरू कर देगा। वो क्या करना शुरू कर देगा, कम बाय करना शुरू कर देगा। प्रोड्यूसर का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ये तो प्रोड्यूसर के लिए भी काम नहीं आई। इसीलिए जो आपने कहा कि इन्फ्लेशन अच्छी है अगर वो एक, इन्फ्लेशन अच्छी है अगर वो एक टॉलरेबल लिमिट में है ना।
कि उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर वो क्या है, अगर वो स्टेबल है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, उसमें दिक्कत क्या है कि वोलेटिलिटी में डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। वोलेटाइल चीजों पे डिसीजन लेना मुश्किल है, राइट। अगर डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगी तो प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। स्टेबिलिटी में डिसीजन मेकिंग आसान है, राइट। स्टेबिलिटी में डिसीजन मेकिंग क्या है, आसान है। तो स्टेबिलिटी में और वोलेटिलिटी में ये फर्क है। अगर इन्फ्लेशन स्टेबल होगी और टॉलरेबल लिमिट के अंदर होगी, वो हमारे लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड के क्या होगा, प्रोड्यूसर्स के पास प्रोड्यूस करने का लालच है, राइट। ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी, अल्टीमेटली मैनेज हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? डन। अब इसकी वजह से एक दिक्कत हो सकती है यहां पे, जो मैंने आपको भी बोला कि भाई ज्यादा पैसे मिलेंगे, वेज बढ़ जाएगी। वेज बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ेगा, है ना। मान लो इधर क्या हो गया, मान लो इधर वेजेस इंक्रीज हो गई, इधर क्या इंक्रीज होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर से क्या बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो इधर प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, राइट। प्राइस इंक्रीज कर गया, सप्लाई के लिए सप्लाई ज्यादा होगी कम होगी, कम नहीं, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। प्रोड्यूसर को तो यही है ना कि भी ज्यादा फायदा होना चाहिए मेरे को। फिर वेजेस बढ़ेंगे, फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्राइस वेज स्पाइरल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस वेज स्पाइरल। स्पाइरल वर्ड का मतलब क्या है कि उसमें कॉन्टिन्यूटी है, मोमेंटम है। वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वो चल गया तो वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, सेल्फ सस्टेनिंग है वो। जैसे डिफ्लेशनरी स्पाइरल, प्रेज वेजेस स्पाइरल। जैसे अब यहाँ इसका कोई अंत ही नहीं है, वेजेस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, फिर वेजेस बढ़ रही है, फिर प्राइस बढ़ रहा है। ये कंटिन्यू होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। डन। यहां तक समझ में आया? फिर इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? ऐसे तो विदेश ही नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा। फिर इसको कैसे रिड्यूस कर रहा है, कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी चलनी है तेरे पास, फिर कैसे करेगा? ये तो नहीं हो सकता। अगर वेजेस बढ़ेंगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो तुम्हें थोड़ी रोक सकता कोई आके कि ये मत लो, मत लो। तुम तो लोगे भाई, अगर पैसे हैं तुम्हारे हाथ में। इसको टैकल करने का सबसे बढ़िया सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, वो है टैक्सेशन सिस्टम। कैसे करता है टैक्सेशन सिस्टम इफेक्ट, कोई मुझे बताएगा? टैक्स एंड सब्सिडी से। सब्सिडी से तो नहीं, इन्फ्लेशन, क्योंकि सब्सिडी क्या करती है सिमरन, वो बढ़ाती है कंजम्पशन को। सब्सिडी का पर्पस ही होता है कंजम्पशन को बढ़ाना। कल हमने कहा था ना, टैक्स का पर्पस होता है कि उसको घटा देना। ठीक है, अब जो आपने बताया बढ़िया बताया, इसके लिए थोड़ी टर्म्स देख लेते हैं। देखो टैक्सेशन सिस्टम का मतलब क्या है। देखो मान लो पहले एक मजदूर, अब पहले तो ये देख लेते हैं, हर हमारे अंदर के दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव। क्या फर्क है दोनों टैक्सेशन सिस्टम्स में? हाँ, तो ऑपोजिट का मतलब ये कौन सी सरकार लगाती है? प्रोग्रेसिव में जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज होता रहेगा। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें एक टैक्स रेट है वही लग रहा है, पर इसका इफेक्ट उस पे होगा जिसकी इनकम कम है। अब मान लो कि एक तरफ एक इंसान है जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपए है, उसको भी 10% टैक्स देना है। एक तरफ एक इंसान है जिसकी इनकम 1,000 रुपए है, उसको भी 10% टैक्स देना है। 1 करोड़ की इनकम में से जब आपने 10% टैक्स निकाला तो मान लो निकल गए 10 लाख के आसपास रुपए। अभी भी इसके पास कितने हैं? 90 लाख है। 90 लाख बहुत है,
इस भाई के पास 1000 थे, 10% निकाला, 100 रुपए निकल गए, 900 बचे बेचारे के पास। तो इसको सीवियरली इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं रिग्रेसिव सिस्टम। ठीक है, क्या है, बहुत कंट्रीज में एक ही टैक्स रेट रखा हुआ है, पर जनरली वो कंट्रीज एक टैक्स रेट रखती हैं जहां पे जो पर कैपिटा इनकम है या शेयर ऑफ वेल्थ इनकम है वो थोड़ा इक्विटेबल प्रोपोर्शंस में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव में, क्योंकि देखो रिग्रेसिव क्या होता है, इजियर होता है, प्रोग्रेसिव में थोड़ी डिफिकल्टीज है, टैक्स स्लैब्स, रिबेट, ये वो ऐसा वैसा सो चीजें, क्योंकि हर बंदा सोचता है कि मैं रिबेट ले लूं, राइट। अब दिक्कत क्या है, देखो टैक्सेशन सिस्टम हमारी कंट्री में प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव सिस्टम में ही टैक्सेशन सिस्टम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है। कैसे करता है, कहाँ गया, अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 100 थी तो अभी वो क्या है, अभी वो टैक्स स्लैब के अंदर आ नहीं रहा, अभी उसकी इनकम इतनी है कि जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, अभी उसकी इनकम कितनी है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके पास जो ये इनकम है ये इसकी क्या है, अगर जिस इनकम पे, एक होती है आपकी पर्सनल इनकम, एक होती है आपकी डिस्पोजेबल इनकम, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप पर्सनल इनकम के अंदर से टैक्स को घटा दो तो जो आपके पास बचेगी क्या बचेगी, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब कि आपकी मर्जी आप जहां मर्जी खर्चे से, आपकी मर्जी आप जहां मर्जी खर्चे से, ये डिस्पोजेबल है। सारी पर्सनल इनकम डिस्पोजेबल नहीं होती, क्योंकि टैक्स तो आपकी क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको भरना पड़ेगा, वो मर्जी नहीं है आपकी कि आपका मैं भरूंगा मेरी मर्जी है, मैं नहीं भरूंगा मेरी मर्जी है, राइट। जब आपने टैक्स घटा दिया तो आपके पास क्या बच गई, डिस्पोजेबल इनकम। तो इस भाई की अभी फिलहाल ये क्या है, सारी के सारे डीआई है। ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई समाज में, प्राइस वेज स्पाइरल ने अपना काम करना शुरू करा, इस भाई की इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 110 रुपए हो गई, कहने को तो बढ़िया 110 रुपए हो गई, लेकिन अब ये टैक्स स्लैब में आ गया, अभी किस में आ गया, टैक्स स्लैब में आ गया। अब इसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा, मतलब इनकम कितनी रिड्यूस होगी, 11 रुपए खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 11 रुपए कटे तो आपके पास डीआई कितनी बची इसके पास, है कितने रुपए बचे फिर इसके पास, 99 बच गए। तो अब मुझे एक बात बताओ, डीआई वहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है, वहां ज्यादा है, पर यहां तो इसकी वेज बढ़ गई, कहते हैं ना इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो डिस्पोजेबल इनकम तो इंक्रीज नहीं हुई। नाउ व्हेन अ इंडिविजुअल, राइट, इन्फ्लेशन की वजह से जब उस इंडिविजुअल के टैक्स ब्रैकेट में, किसमें, टैक्स ब्रैकेट में जंप आता है, उसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट क्रीप। क्रीप का मतलब कि एक टैक्स स्लैब से वो दूसरे टैक्स स्लैब में स्लोली ड्रैग हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट क्रीप, कि अब भाई पहले 100 रुपए कमा रहा था तो कोई टैक्स नहीं लग रहा था, क्योंकि ये टैक्स जिस टैक्स ब्रैकेट में था वो एग्जम्प्ट था। अब 110 कमा रहा है तो अब ये नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट में आ गया, अब इसके ऊपर कितना लगेगा, 10% लगेगा। जैसे हमारी कंट्री में आज के टाइम पे 12 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा, पर जैसे ही आपने 12 लाख 1 रुपए कमाया आपके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। यही टैक्सेशन सिस्टम की सबसे बकवास बात है, जो सरकार को भी पसंद नहीं है, पर क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन रख नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही किसी इंडिविजुअल की 12 लाख 1 रुपए हुए ना, अब या तो वो बहुत ईमानदार है तो टैक्स भर देगा, पर इतने ईमानदार लोग नहीं होते, तो वो क्या करेगा, अब वो कोशिश करेगा कि ये मेरी अनरिपोर्टेड हो, ताकि मेरे ऊपर पूरा टैक्स का बर्डन ना आ जाए, राइट। पर अभी हम यहाँ पे इलीगल बात करेंगे नहीं, यहाँ तो हम इन्फ्लेशन को समझ रहे हैं। तो अभी ये क्या हो गया, ब्रैकेट क्रीप कर गया, राइट। अब इसके ऊपर इन्फ्लेशन लगी, इसकी डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हुई इसकी डिस्पोजेबल। जब इसकी डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो गई तो पहले ये ज्यादा खर्चा कर रहा था, ज्यादा खर्चा करने का मतलब, अब ये जो नॉर्मल भाषा है कि ज्यादा खर्चा कर रहा था, इसका मतलब ये ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा होगा। अब ये क्या करेगा, कम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। जब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करेगा तो प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि सामान बिक नहीं रहा, डिक्रीज करो। जब वो अपनी प्रोडक्शन डिक्रीज कर देगा तो फिर जो फैक्टर पेमेंट की जो सर्विसेज की पेमेंट्स है, जिसमें वेजेस एक है, वेज डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही ना कम फैक्ट्री के अंदर। जब वेजेस डिक्रीज हो जाएंगी तो वेज प्राइस स्पाइरल एंड हो जाएगा।
इसको हम बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। क्या बोलते हैं? फिस्कल ड्रैग। समझ में आया फिस्कल ड्रैग? लिख लो यार इसको, फिस्कल ड्रैग को बड़ी छोटी सी भाषा में लिख लो। व्हेन गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर ड्रैग्ड अप, when government finances are dragged up and economic activity is dragged down। अब जो ये गवर्नमेंट फाइनेंसेस है, इसके पास ऊपर या नीचे छोटा सा ब्रैकेट में लिख लो टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस ही गवर्नमेंट फाइनेंसेस होते हैं। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ब्रैकेट में छोटा सा लिख लो एग्रीगेट डिमांड। इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीगेट डिमांड है। जब गवर्नमेंट फाइनेंसेस ऊपर चले जाएंगे यानी कि टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये हमने यहीं पे यही देखा ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट का फाइनेंस तो ऊपर चला गया, लेकिन भाई की एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन पे बुरा असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। इसी वजह से कहा जाता है कि टैक्सेशन सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। किसका? इन्फ्लेशन का। डन? यहां तो कोई डाउट? अब जो तेने डाउट पूछा था वो यहां डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का क्या असर है लेंडर और बोरोवर के ऊपर? बताओ अभी सुबह तेरे को तो मैंने बताया था। इन्फ्लेशन का लेंडर और बोरोवर के ऊपर क्या फर्क है? सिमरन बच्चे ये क्लियर है जो भी बताया मैंने? फिस्कल ड्रैग। ओके। चलो आप बताओ कैसे? तो हमें इतना सीखने को मिल गया कि इन्फ्लेशन जो है, जो इन्फ्लेशन है वो मनी की वैल्यू को क्या करती है? रिड्यूस करती है। इन्फ्लेशन मनी की वैल्यू को रिड्यूस करती है। मनी की वैल्यू क्या होती है? वो रिड्यूस कैसे करेगी? मतलब मनी की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। अगर मैं आपको, मुझे पूछना है कि ये मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है, इस 100 रुपए के नोट की वैल्यू क्या है? 100 रुपए में मिल जाएगा। हाँ तो मेरी और एक चौपा है। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो मेरी वैल्यू घट गई। नहीं क्या पता उस टी शर्ट की वैल्यू बढ़ गई हो। भाई वजह से इन्फ्लेशन आ गई। देखो सिंपल सी हमेशा बात याद रखनी है, जब भी मनी की वैल्यू पूछी जाए ना, तो मनी की वैल्यू होती है उसका इंटरेस्ट रेट। मनी की वैल्यू क्या होती है? उसका इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाए तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मनी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो क्रेडिट इजीली अवेलेबल होगा, तो मनी इजीली अवेलेबल होगी, आप पैसों की कदर नहीं करोगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट इजीली अवेलेबल नहीं होगा, मनी सप्लाई में मनी रिड्यूस हो जाएगी, तो मनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? अब लेंडर और बोरोवर का फायदा क्या है? मान लीजिए कि एक लेंडर ने 10% पे किसी को पैसे उधार दिए। ये क्या है? 10% का इंटरेस्ट रेट है। आपने मान लो सुबह तुमने निमृत को कहा ये ले 10 रुपए ले ले और 10% के इंटरेस्ट रेट पे ले ले, 10 साल बाद लौटा दियो। राइट? लेकिन उसी समय उन्हीं 10 साल में तू कितना इंटरेस्ट ले रहा है उससे? 10% का ले रहा है। और इन्फ्लेशन उसी साल में, उन्हीं 10 साल में इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी है वो 15% से ऊपर जा रही है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? घाटा। कि तेरे पैसे की वैल्यू जो 10% थी इंटरेस्ट रेट, राइट, जो 10 रुपए पे तू 1 रुपए कमा रहा था, भाई वो 15% से रिड्यूस भी तो हो रही है। तो अभी तू 5% किस में है? नुकसान में है। जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम बोलते हैं, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इसको हम क्या बोलते हैं?
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इंटरेस्ट रेट। उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इंटरेस्ट रेट। जब आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, जब आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? रियल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आप पैसे कमा भी रहे हो या नहीं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में हो सकता है, बट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि भाई ये ले 10 रुपए और -1% ब्याज पे ले? -1% का ब्याज का मतलब तो खुद ही कह रहा है कि मेरे को कम पैसे दियो वापस, ये तो नहीं हो सकता। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव वैल्यू में होता है। बट रियल इंटरेस्ट रेट एक नेगेटिव वैल्यू में हो सकता है अगर इन्फ्लेशन की वैल्यू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है? नेगेटिव टर्म में आ सकता है। इन्फ्लेशन की वैल्यू नॉमिनल से ज्यादा नॉमिनल से ज्यादा हो जाए तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। समझ में आया यहां तक? तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका यही सॉल्यूशन है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को ज्यादा चार्ज किया जाए, राइट? इसका मतलब क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को ज्यादा चार्ज किया जाए और एक फिक्स रियल इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दिया जाए कि रियल इंटरेस्ट रेट इतना ही होगा। डन? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? सिमरन? चलिए फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।